नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र का शैतान कॉमिक्स का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। राजनगर से 60 किलोमीटर लंबे तट से अलग समुद्र पर कई स्थानों पर मनोरंजन बीच बने हुई हैं और कई ऐसे स्थान भी हैं मानो वहां पर कभी आदमी के पैर ही नहीं पड़े। इस सुनसान तटों पर अगर कुछ मिलता है तो वह सिर्फ अकेलापन, और जवान जोड़े अक्सर इस अकेलेपन की तलाश में सुनसान तटों पर आबाद करते हैं। ब्यूटीफुल, देख लिया ना पवन, मैंने पहले ही कहा था हमारे हनीमून की सबसे खूबसूरत जगह यहीं होगी। वाकई रीता डार्लिंग, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। अच्छा, आप खाम खा की चापलूसी मत करो, जल्दी करो, कपड़े बदलो, नहाना है या नहीं? हम लोग को जल्दी घर भी पहुंचना है। ये चांद, ये सागर और तुम, जल्दी किस गधे को है? सच कहा, गधों को जल्दी नहीं होती। रात के वक्त समुद्र में नहाने का मज़ा बयान नहीं किया जा सकता। अब जल्दी नहीं है, क्यों होगी? अब मज़ा जो आ रहा है तभी। रीता, पवन को समझते देर न लगी कि रीता को किसी ने समुद्री जानवर ने पानी के नीचे घसीट लिया है। पानी की सतह समुद्री झाग के बुलबुलों से भर गई। फिर बुलबुले भी फूटने लगे और भयभीत पवन की आंखों के सामने सतह पर कुछ उभरने लगा। वह कुछ था रीता की लाश। पवन ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसे गले से आवाज़ गायब हो चुकी और एक और वस्तु सतह पर उभरी। उसे देखकर पवन का दिमाग आतंक से भर गया। वह सब कुछ भूलकर किनारे की तरफ लपका, लेकिन डर से उसके पैर मानो भारी हो गए थे। उससे ठीक से भागा भी नहीं जा सका। उसके पीछे लगी भयावह और विशालकाय आकृति कृष्ण पास आती जा रही थी। अब शायद पवन की जिंदगी के क्षण भी खत्म हो चुके थे। चट्टानों के पीछे से खून जमा देने वाली चीख उभरी और धीरे धीरे चीख की प्रतिध्वनि भी हवा में घुल गई। अब सिर्फ पानी में किसी के तैरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह उस सुनसान तट पर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस को न तो इसकी हत्या का कारण पता चल रहा था ध्रुव, और न ही कातिल के बारे में कोई सबूत मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि लाशों को यहाँ से हटाने से पहले तुमको भी घटनास्थल का मुआयना कर दिया जाए। शायद तुम भी ऐसे कोई सूत्र ढूंढ निकालो जो दर्दनाक केस को सुलझा सके। ध्रुव की नज़रें तेजी से चारों ओर घूमी और उसका चेहरा गंभीर होता चला गया। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हत्यारा कोई ऐसा भयानक समुद्री जीव लगता है जो पैरों पर खड़ा हो सकता है और जिसमें आश्चर्यजनक ताकत है। तुम क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। देखिए सर, युवती की मौत जाहिर है पानी में डूबकर हुई है, लेकिन इसके दाएं पैर पर खरोंच के निशान बता रहे हैं कि पानी के नीचे से किसी समुद्री जानवर ने इसको पैरों पकड़कर पानी में खींचा है। चलो तुम कहते हो तो मान लेते, लेकिन भयानक और पैर? वह समुद्री जीव भयानक अवश्य रहा होगा, क्योंकि उसको देखकर इस युवक ने डर कर भागने की कोशिश की। अब रेत पर पैरों के निशान को देखिए। युवक के पैर के साथ साथ चप्पू जैसे पंजे के निशान भी हैं। यानी उस जीव ने उसका पीछा किया और पैरों पर चलकर कर ही दिया। आगे देखिए, युवक की लाश के पास युवक के पैरों के निशान गायब और पंजों के निशान और गहरे हो गए। इतना तो मैं भी देख रहा हूँ, पर इससे क्या? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समुद्री जीव ने इस युवक को गर्दन से पकड़ हवा में उठा लिया, जिससे युवक का दम घुट गया। इससे यह भी जाहिर है कि उस जीव के आश्चर्यजनक ताकत रही होगी। सबूत तो तुम्हारी कहानी में फिट बैठते ध्रुव, लेकिन तुम्हारी भयानक समुद्री जीव वाली थ्योरी मेरे गले नहीं उतरती। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई समुद्री जीव होता ही नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी हत्या के पीछे कुछ और राज है, और मैं उसका पर्दाफाश करके ही रहूँगा। ध्रुव ने इस वक्त चुप रहने की बेहतर समझा, क्योंकि उसको अपनी आप बात साबित करने के कुछ और सबूत की ज़रूरत थी। और उसी शाम उस मनहूस तट के कुछ ही किलोमीटर दूर मछुआरों की बस्ती में। सच है साहब, सावा सोले आना सच है। यह तो हम यहाँ पर 10 साल से रहे हैं, लेकिन इस ऐसा जानवर हमने पिछले 3 सालों में कई बार देखा है। हमारे 3 मछुआरों को मार भी चुका है ससुरा। तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करी? क्या फ़ायदा बाबू, वो पाताल लोक का प्राणी है, हमारी पुलिस उसको छू भी नहीं सकती। ऐसी बात हम प्रोफेसर पाटिल से भी नहीं कह रहे थे साहब। मशहूर समुद्री शास्त्री प्रोफेसर पाटिल? हाँ साहब, वो रहा उनका बंगला। अब हम जाएं साहब, बहुत काम पड़ा है। हाँ जाओ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मशहूर समुद्री शास्त्री प्रोफेसर पी पाटिल का बंगला यहीं पर है। इसको कहते हैं किस्मत। अगर इस केस में कोई मेरी मदद कर सकता तो सिर्फ पी पाटिल। कुछ देर बाद ध्रुव प्रोफेसर पाटिल के बंगले में खड़ा था। प्रोफेसर पाटिल घर पे हैं? आपका नाम? सर मेरा नाम ध्रुव है। इसको देखकर तो कोई इस घर में घुसने की सोचता भी नहीं होगा। सर कोई मिस्टर ध्रुव आपसे मिलना चाहता है, कहो तो। गधे कहीं के, तुमने उसको अंदर कैसे आने दिया? तुम जानते हो ना मैं शाम के वक्त सुबह का अखबार पढ़ता हूँ। अपने मिस्टर ध्रुव को उठाकर बाहर फेंक दो। लेकिन ध्रुव जरा अपनी मर्जी से आता है, वहाँ अपनी मर्जी से वापस जाता है।
मुझे खेद है प्रोफेसर साहब कि मुझे आपके घर में आकर आपके नौकर के साथ बदसलूकी करनी पड़ी। मुझे आपसे एक गंभीर समस्या के हल के लिए कुछ सवाल पूछने हैं। अगर आप मेरी मदद कर सके तो मैं आपका अत्यंत आभारी होऊंगा। मेरा नाम सुपर कमांडो ध्रुव है। सुपर कमांडो ध्रुव? ऑफ कोर्स, वैसे ही मैं सोच रहा था कि मैंने तुमको पहले कहीं देखा है। अब याद आया कि मैंने तुम्हारी फ़ोटो कई बार अखबारों में देखी है, लेकिन एकदम से सामने देखकर मैं तुमको पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्रशंसक। पर तुम खड़े क्यों हो? और शीघ्र ही प्रोफेसर पाटिल ध्रुव से ऐसे बात कर रहे थे मानो वे दोनों वर्ष से पुराने दोस्त हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जीव संभव ही नहीं है। मैंने भी अब जब तो क्षेत्र में इस समुद्री जीव के बारे में सुना तो मैंने पूरी गहराई से छानबीन की, लेकिन नतीजा शून्य निकला। पर वो पंजों के निशान? वे निशान बड़ी चिड़िया के पंजों के भी हो सकते हैं। ऐसी चिड़िया अक्सर मछलियों के तलाश में समुद्र तट पर आती रहती हैं। और वे हत्याएं किसने की? मेरे ख्याल से उन दोनों ने आत्महत्या की। खैर, मैं कोई तुम्हारी तरह अपराध विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर यह पक्का है कि ऐसा किसी समुद्री जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। थैंक यू प्रोफेसर, अब मैं चलूँगा। अच्छा, फिर जरूर आना ध्रुव, गुड लक। मछुआरे कहते हैं उन्होंने ऐसा प्राणी देखा है, और प्रोफेसर पाटिल के हिसाब से ऐसा प्राणी संभव ही नहीं है। दोनों में से सही कौन है, यह पता लगाने का एक ही तरीका है, और वह तरीका आजमाने का सही वक्त आ जा ही है। और उसी रात एक और किशोरी जोड़ा उस सुनसान तट पर तन्हाई का आनंद उठाने के लिए मौजूद था, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। अपने वाटरप्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को एक बार फिर चेक कर लो पीटर। चिंता मत करो रेनू, मैं उनको पहले ही 2 बार चेक कर चुका हूँ। शीघ्र ही। मैंने अपने पैर के लगे रडार का सिग्नल चालू कर दिया। अब अगर कोई भी जीव हमारी तरफ बढ़ेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। मेरी पिस्तौल भी हर आफत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पानी में छटपटाहट की आवाज़ अनसुनी रह गई। रेणु, कोई विशालकाय जीव हमारी तरफ बढ़ रहा है। किनारे की ओर भागने के लिए तैयार रहो। भागो। किनारे पर पहुंचकर पीटर और रेणु क्षण भर ही को पलटे। उन्हें अपनी सांसें गले में ही थम गई। एक विशाल और खूंखार समुद्री जीव जिसकी भयानकता का वर्णन करना असंभव था, बिजली की तेजी से उन दोनों के पीछे लपक रहा था। रेणु और पीटर कमांडो फोर्स के कैडेट थे। भागकर उसको पकड़ पाना समुद्री दैत्य को भी बस के बाहर की बात थी। पीटर और रेणु के आंखों से ओझल होते ही दैत्य भी रुक गया। उसके गले में गुस्सा भारी एक उकार निकली। फिर वह मुड़ा और पलटकर चट्टानों के बीच बनी एक गुफा की तरफ बढ़ने लगा। उसके गुफा में घुसने के साथ ही सुनसान तट पर एक और उगी जंगली झाड़ियों अपने आप हवा में उठने लगी। जो मछुआरा सही कहते थे, प्रोफेसर पाटिल गलत है। मेरा ऐसा जीव है। मेरा प्लान का पहला भाग तो सफल रहा। रेणु और पीटर को चारे के रूप में इस्तेमाल करके मैं इस समुद्री राक्षस को तट तक तो खींच लाया। अब देखना यह है कि यह असली है या फिर खाल पहने हुए कोई दैत्याकार आदमी। ध्रुव साधे हुए कदमों से गुफा के अंदर घुसा। यह तो बहुत अंधेरा है, कोई आवाज़ तक नहीं आ रही है। लगता है दैत्य और अंदर। और इससे पहले कि ध्रुव की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो पाती, एक शिकंजा उसके बदन पर आ कसा। लेकिन ध्रुव के तेज दांतों ने उसके लगभग तुरंत ही आज़ाद करा दिया। गुलाबी खून। ध्रुव ने तुरंत ही पलट कर वार किया, क्योंकि इस वक्त हमला ही सबसे अच्छा बचाव था। दांत काटने से एक बात तो साफ होगी कि यह असली है, लेकिन इस पर तो मेरे सबसे तगड़े गुस्सों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अगर इस वक्त मैं यहाँ पल भर के लिए भी चुका तो मेरी भी हाल उस लाश। अब बाजी ध्रुव के हाथों से निकल चुकी थी, लेकिन तभी अंधेरे में जैसे आशा की किरण जगमगा उठी। हिंसक रूप से ध्रुव को मार रहा दैत्य पल भर के लिए लड़खड़ाया, और ध्रुव ने अपना पैतरा बदल लिया। यह आप कमज़ोर पड़ रहा है, यानी पानी से ज़्यादा देर बाहर रहने से इसकी ताकत क्रमशः खत्म होती जा रही है। अपनी बची खुशी का ताकत समेटकर ध्रुव वापस अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। अब मेरी ताकत भी मेरा साथ छोड़ रही है, अगर हाँ जल्दी में ही। लेकिन अब तक समुद्री दैत्य भी समझ गया, जितनी देर तक वह वहाँ रुकेगा उसके पकड़ जाने की संभावना उतनी बढ़ती रहेगी। वह पलटकर गुफा के अंदर की तरफ भागा। थकान से हाफ रहा ध्रुव भी उसके पीछे कमज़ोर कदमों से लपका है। वह बाहर जाने के बजाय अंदर, लेकिन अंधेरे में लटकाते कदमों से भागते परिणाम हो सकता है वही हुआ। ध्रुव का सिर एक उभरी चट्टान से टकराया और उसकी ज़िंदगी पर धीरे धीरे अंधेरे की चादर छाने लगी। इसी बीच ध्रुव के प्लान में सिर्फ यही एक खराबी थी कि उसने हमसे सचमुच में भाग जाने को कहा था। उसका सोचना एकदम ठीक था पीटर। अगर उस दैत्य को पल भर के लिए भी शक हो जाता तो वह पानी से कभी बाहर ना आता। लेकिन अब 8 मिनट बीत चुके हैं। अब हमको प्लान के मुताबिक वापस उसी जगह जाना चाहिए। यू आर राइट, जल्दी आओ। गुफा में जब ध्रुव की आंखें खुली, ध्रुव तुम ठीक तो हो ना? रेणु, पीटर, वह समुद्री दैत्य कहाँ है? पता नहीं।
जब हम तुम्हारे पैर के निशान देखते हुए यहाँ पर आए तो यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था। वह अंदर की तरफ भागा था। आओ मेरे साथ। संभल कर आना पीटर, पता नहीं आगे क्या। तभी जमीन एकदम से चिकनी हो गई और ध्रुव नीचे जा गिरा। ओ ध्रुव, हमको टॉर्च लेकर आना चाहिए था पीटर। मुझे पता था हमको गुफा के अंदर घुसना पड़ेगा, पर घबराओ मत, मेरे पास माचिस है। मैं ठीक हूँ रेणु, यहाँ पर कोई झील बनी हुई है, इसीलिए मेरा पैर किनारे पर जमी हुई पर काई पर फिसल गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ। जब ध्रुव संभल कर ऊपर आया तो उसके हाथ में कछुआ। यह क्या मछली है? हाँ रेणु, यह एक खास किस्म की मछली है जो सिर्फ इसी सुनसान तट के समुद्र पर पाई जाती है। वो तो समझी, लेकिन इसका दैत्य से क्या संबंध? इस मछली का इस झील में होना यह सबूत करता है कि कोई भूमिगत सुरंग भी इस झील में समुद्र से जोड़ती है, और वह समुद्री दैत्य इसी सुरंग द्वारा वापस समुद्र में भाग गया है। पर वह इस गुफा में आया ही क्यों? कुछ लेने। इधर देखो, जमीन पर एक चौकोर गीला निशान है। यहाँ पर पानी से निकल कर कुछ रखा गया था, शायद कोई बॉक्स है, और वह राक्षस यहाँ पर इसी बॉक्स को लेने आया था। पर समुद्री जीव का बॉक्स से क्या काम है? ये सारी बातें एक की ओर इशारा करती है पीटर, कि राक्षस की आड़ में कोई खतरनाक और गैर कानून खेला जा रहा है, और जो लोग यह खेल खेल रहे हैं उनके लिए किसी की जान लेना बाएं हाथ का खेल है। और फिर अगले दिन सुबह मैंने न केवल उस राक्षस को अपनी आंखों से देखा है सर, बल्कि उससे दो दो हाथ भी किए हैं। तो इन सब से तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो? स्मगलिंग सर, तस्करी। उस राक्षस का प्रयोग तस्करी के माल को इधर उधर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, राजनगर के सारे तट पर वैसे भी ये तस्करी के लिए काफ़ी बदनाम है। तो समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए आप क्या करने की सोच रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं। मेरे ख्याल से राक्षस को पकड़ना आसान नहीं होगा, और अगर हम उस तस्कर तक पहुंच जाएं तो समुद्री राक्षस का उपयोग कर रहा है तो राक्षस अपने आप हमारी गिरफ्त में आ जाएगा। आप उस तस्कर को जानते हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं उसका ज़रूर पता करूंगा कि यह सारी तस्करी एक विदेशी जहाज़ द्वारा की जाती है जो हमारे समुद्री सीमा से ठीक बाहर अंतर्राष्ट्रीय सागर में खड़ा है। हम उस पर बराबर नज़र रखे हुए हैं, परंतु फिर भी न जाने कैसे हमारे शहर में तस्करी का माल लगातार आ रहा है। आपका शक किस पर है? रतन बासुरिया पर। पहले वह बांसुरी बेचकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन पिछले 4 साल में उसने तस्करी से अपार दौलत कमाई है। दुर्भाग्यवश हम कभी उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर सके। शाबाश रामफल, कल सुबह ठीक 8 बजे 1000 रुपये तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हम तो आपके सेवक हैं बॉस। उसी रात भारत की समुद्र सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में। गुड नाइट मिस्टर बासुरिया, सॉरी फॉर द ट्रबल, प्लीज़ डोंट माइंड सर। कोई बात नहीं कैप्टन, धंधे में इतनी तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। चलो शकूर, खामखा ही मुझे फ़ोन करके बुलाया। बात सामने कुछ कुछ है। तभी समुद्र का अंधेरा सीना रोशनी से चमक उठा। मुखबिर से सही खबर थी सर, यह रतन बासुरिया ही है। भागने की कोशिश मत करना बासुरिया, वरना भून के रख दिया जाओगे। बासुरिया की एक मोटर बोट एक झटके में मुड़ी। वह भाग रहा है, ओके, पीछा करो। शक्तिशाली मोटर बोट बहुत शक्तिशाली है, हमारी लांचें इसका पीछा नहीं कर पाएंगी, और न ही हमारी गोलियां। लगता है आज भी वह बचकर निकल जाएगा। और तेज शकूर। फिर अस्पताल में। मैं तुमको 11वीं बार बता रहा हूँ प्यारे कि उस जहाज के कैप्टन ने मुझको रात में खाने पर बुलाया था। यह गैर कानूनी काम तो नहीं है, और समुद्री राक्षस जैसी चीज़ तो मैंने कभी सपने में नहीं देखी। बस एसपी साहब, मैं आपको पूछताछ की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि मेरी मोटर बोट पलट कैसे गई। रतन बासुरिया कल से यही राग अलाप रहा है। अगर यह घायल ना होता तो सवाल ही नहीं उठा पाता ध्रुव। पर यह भी तो हो सकता है कि सर यह सच बोल रहा हो। तुम देख लेना, 3 दिन के अंदर यह रतन बासुरिया अपने पालतू राक्षस के साथ मेरी साथ हिरासत में होगा। गुड लक सर। एक बार फिर ध्रुव उसी सुनसान और मनहूस तट पर खड़ा था। मेरे ख्याल से रतन बासुरिया झूठ नहीं बोल रहा है। वह वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस समस्या की कुंजी समुद्र राक्षस है, और यह भी पक्का है कि उसका उपयोग तस्करी के माल को इधर उधर पहुँचाने के लिए किया जाता है। लेकिन वह इस गुफा में माल लाता कहाँ से है? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, सिवाय उस पुराने लाइट हाउस के जो अब किसी इस्तेमाल में नहीं आता, और यह हमारी समुद्री सीमा के बाहर बना है। लगता अब मैं धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच रहा हूं। और ध्रुव अपनी ज़रूरत की सारी वस्तुएं वापस लेकर लौटा तो शाम का भटभटा रात की कालीन में बदल चुका था। वह लाइट हाउस की तरफ बढ़ चला। यहाँ पर हमारी समुद्री सीमा ख़त्म हो जाती है। बेहतर होगा कि मैं मोटर बोट यहीं छोड़ दूँ
और बाकी का रास्ता तैर कर पार करूं। लगभग 20 मिनट बाद ध्रुव लाइट हाउस पर खड़ा था। पूरी जमीन कड़े पत्थरों से बनी हुई है। यहाँ पर पैर के निशान मिलने का कोई चांस नहीं है। अब जरा लाइट हाउस के अंदर से भी छानबीन कर लूं, शायद अंदर कोई सूत्र मेरा इंतजार कर रहा हो। ध्रुव ने शीघ्र ही पूरा लाइट हाउस ऊपर से नीचे तक छान मारा। यहाँ तक कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि माल कहीं और से, और यहाँ आवाज़ कैसी है। और इसी के साथ समुद्र का शैतान कॉमिक्स पार्ट 1 का अंत होता है। जल्दी हम आपके साथ पार्ट 2 के साथ पेश होंगे। भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।